गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं राइजअप के यूट्यूब चैनल पे। आज फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही शानदार सेशन लेके आए हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 1, जिसमें मैं कराने वाला हूं यूपी कांस्टेबल से संबंधित प्रीवियस ईयर और बनने वाले सभी क्वेश्चन जो यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी यूपी एसआई में बनेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स आपको क्लास पूरी पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको ये क्लास बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे नए स्टूडेंट हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास को बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे और आपको पढ़ने के बाद आप खुद ही कर पाएंगे कि हम आगे जो मॉक टेस्ट कराएंगे उसमें आप बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। आप एक बिलीव के साथ पढ़िएगा और बने रहिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करिएगा और प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। अगर आप नए हैं तो मैं पुनः कहूंगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो देरी ना करते हुए बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं। जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आप जैसा देख पा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सीएचएसएल के एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। तो सभी बच्चे बिल्कुल शानदार वे से इसका जवाब करेंगे। क्या आंसर होगा? जैसा फ्रेंड्स मालूम है कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट होता है उसमें सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे कि आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो उस कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट में ये देखा करो नंबर ऑफ लेटर ऑड है या इवन है। ऐसे एकदम वर्ड देखा और एक उसका डिकोड देखा और करने नहीं लग जाते। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ लेटर, जो नंबर ऑफ लेटर वो इवन है या ऑड है, इवन या ऑड है। नंबर ऑफ लेटर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अगर फ्रेंड्स ये इवन है, अगर इवन है यानी कि कुल अक्षरों की संख्या यदि सम है तो सबसे पहले हम उसके दो भाग करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके दो भाग करते हैं। यदि नंबर ऑफ लेटर ऑड है यानी विषम है, यदि नंबर ऑफ लेटर विषम है, ऑड है, तो सबसे पहले बीच का अक्षर मिड लेटर सॉल्व करते हैं। बीच का अक्षर सॉल्व करते हैं। कुछ ये पॉइंट याद रखेंगे जो बिल्कुल आसान वे से हमें आंसर मिलेगा एग्जाम में। अगर ये सारे पॉइंट हमें क्लियर रहते हैं तो बड़ा ही आसान वे से आंसर बता पाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बात करूं पैटर्न की, तो प्यारे साथी जो पैटर्न होते हैं इसके दो होते हैं पैटर्न। अगर मैं बात करूं या तो हमारा नॉर्मल पैटर्न होता है, नॉर्मल पैटर्न, या फिर हमारा एक होता है स्टैंडर्ड पैटर्न, स्टैंडर्ड पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न या स्टैंडर्ड पैटर्न। तो प्यारे साथी यहाँ पे पैटर्न कितने होते हैं? पैटर्न दो होते हैं, नॉर्मल पैटर्न या स्टैंडर्ड पैटर्न। बात करते हैं प्यारे साथी नॉर्मल पैटर्न जो होता है, नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न इसमें रिलेशन अप टू डाउन चेक किया जाता है, रिलेशन अप टू डाउन। अगर हिंदी में बात करें तो ऊपर से नीचे, रिलेशन ऊपर से नीचे के लिए चेक करते हैं। बात करते हैं पैटर्न हमारा ये होता है लॉजिक, हमारे लॉजिक यहां से या तो प्लस का फ्रेंड्स लॉजिक होता है, आपने देखा होगा +1 +2 +3 इस तरीके से लॉजिक चलता है, या फिर माइनस का लॉजिक चलता है, या फिर अपोजिट लेटर का लॉजिक चलता है। तो इस तरीके से आपको देखना है अपोजिट लेटर का
जो लॉजिक होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने सारी की सारी बात कर ली कि हमारे पैटर्न कितने होते हैं, दो पैटर्न होते हैं, एक नॉर्मल पैटर्न होता है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। नॉर्मल पैटर्न में अप टू डाउन रिलेशन, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ऐसे रिलेशन चेक करना होता है। और लॉजिक होते हैं 3, प्लस माइनस एंड अपोजिट लेटर। अब बात करते हैं, ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए इतनी ही जानकारी परफेक्ट है। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। जो कोड दिया जाए, जो वर्ड दिया जाए उसको आप लिख लो, एंड उसका जो डिकोड दिया जाए उसको उस कोड वर्ड के नीचे लिख लो। ऐसे अप टू डाउन की कंडीशन में लिखना है। और इसके बाद डिकोड वर्ड यहाँ पे, और देखो नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर जैसा मैंने बताया, क्या टोटल कुल अक्षरों की संख्या सम है या कुल अक्षरों की संख्या विषम है। अगर मेरे प्यारे साथी कुल अक्षरों की संख्या विषम है तो सबसे पहले बीच वाले अक्षर को, लेटर को सॉल्व करते हैं और लॉजिक लगाएंगे प्लस माइनस एंड अपोजिट लेटर। सबसे पहले बीच का लेटर मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्यों बीच का सॉल्व किया, क्योंकि कुल अक्षरों की, कुल लेटरों की संख्या जो टोटल लेटर हैं वो 7 है। 7 इज द ऑड नंबर, इसलिए हम लोग सबसे पहले मिडिल लेटर को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद अब देखो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पैटर्न का ये लॉजिक, मैं कोडिंग डिकोडिंग जब मैं आपके सामने ये पूरा कंप्लीट टॉपिक लेकर आऊंगा तो सारे पैटर्न भी डिस्कस करूंगा। स्टैंडर्ड पैटर्न 7 लेटर का क्या होता है, 6 लेटर का क्या होता है, एंड 8 लेटर का, ऐसे ही आपको सारे लेटर का कराएंगे। फिलहाल अभी देखो यहां से जो है किस तरीके से, एक तो ये 6 का लगता है, जैसा हमने देखा यहाँ पे कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं लग रहा है। जब ये नहीं लग रहा है तो फर्स्ट का लास्ट के साथ मेरे प्यारे साथी चेक करना है, फर्स्ट का लास्ट के साथ चेक करना है। तो पहले का जो होता है फर्स्ट का लास्ट, फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ यहाँ पे चेक कर लेना है। मिडिल को सॉल्व किया ए का, अब देखो फर्स्ट का लास्ट के साथ आपका यहाँ पे आपको लॉजिक कंप्लीट मिलेगा। ए का रिलेशन जेड एंड ए का अपोजिट वर्णमाला में जेड होता है। ये सारी डिटेल वीडियो हम लोग कंप्लीट क्लास में सीखने वाले हैं। आज जो जितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन से मॉक टेस्ट के पर्पज से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जी का अपोजिट टी, तो आप देख पा रहे हैं क्रॉस पैटर्न लग रहा है। ओ का अपोजिट यल होता है प्यारे साथी, पी का अपोजिट के होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, आर का अपोजिट आर होता है। तो इस तरीके से हमारा क्रॉस पैटर्न लग गया क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखोगे तो कितने लेटर हैं, अब इसमें 6 हैं, लेकिन यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्रॉस पैटर्न का। इसका ई का अपोजिट प्यारे साथी वी होता है, ई का अपोजिट बी होता है। अब बी, यहाँ देखो बी से ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ई का अपोजिट बी, ओ का अपोजिट एल होता है, बी से स्टार्ट होगा यल पर समाप्त होगा, बी से स्टार्ट होगा यल पर समाप्त होगा। वैसे आपका आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन बनेगा। पूरा करते हैं। ओ का अपोजिट, ओ का अपोजिट आर हो जाएगा, ओ आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई, इंडियन रेलवे होता है। और जी का अपोजिट टी हो जाएगा, यहाँ पे आ गया टी। ऐसे ही ए का अपोजिट यहाँ जेड आ जाएगा और एन का अपोजिट यम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन देखेंगे तो वी टी एम जेड आई एल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे साथियों को इतनी सी बात, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पैटर्न बेस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो बढ़ते, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बढ़ते एक अगले क्वेश्चन के लिए सभी छात्र रेडी रहिएगा और आंसर बताइएगा। एक अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रश्न का जो आंसर वो क्या होगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ब्यूटी का कोड दिया गया है, हमसे क्वेश्चन उसी कोड भाषा में एक अगला वर्ड देकर कोड पूछता है। तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग, परफेक्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब बताइएगा क्या आंसर आने वाला है। बहुत ही शानदार कोडिंग डिकोडिंग का ये भी है। जो वर्ड दिया जाए, जो वर्ड दिया जाए उसको और उसके कोड को हमेशा अप डाउन की कंडीशन में हमें लिखना होता है। सबसे पहले अप डाउन की कंडीशन में लिखना होता है।
तो इस तरीके से मैंने इसका जो कोड दिया गया था वो लिख लिया। ऐसे लिख लिया। अब प्यारे साथी यहाँ पे पहले तो यही समझना है कि किस तरीके से हमारे जो इसमें कोड दिए गए हैं। अब इसमें एक क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे तो बाई का जेड हो गया, यानी +1 हुआ। बाई होता है 25 नंबर पे और जेड होता है 26 पे, तो बाई में +1 किया, जेड आ गया। ऐसे ही इसमें बी में आपने +1 किया तो सी आ गया, यानी +1 का है क्रॉस पैटर्न। और टी में प्लस, यहाँ पे टी होता है 20 और +1 करेंगे, यू होता है 21, +1। ई में होता, ई में 5 में हम यहाँ पे अगर +1 करेंगे 6। इस तरीके से आपने +1 का यहाँ पे लॉजिक लगाया। +1 मैंने बताया लॉजिक आपके 3 लगते हैं, या तो प्लस माइनस अपोजिट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब जो कोड हमसे पूछा गया आप उसमें क्या करोगे, +1 का कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर आर होता है 18 +1 देखेंगे तो यस होता है 19 नंबर पे, यस होता है 19। यम होता है 13 नंबर पे, तो +1 करोगे 14 नंबर पे आता है कौन सा लेटर, एन। और बाई होता है 25 +1 करेंगे तो 26 नंबर पे आएगा कौन सा लेटर, जेड आएगा। ठीक है, इस तरीके से ए होता है 1 +1 करने पर यहाँ पे बी आ जाएगा 2 नंबर पे। इस तरीके से टी होता है 20 +1 करोगे यू 21 आ जाएगा। आर 18 +1 करोगे प्यारे मित्रों तो आ जाएगा यस। क्या आ जाएगा, यस। और जल्दी से हम अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो हमारा यस जेड यू यस बी एन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपका ए हो जाता। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी लगेंगी। पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम चीजों को पढ़ते हैं तो बहुत ही शानदार वे से और कम समय में हम लोग कर पाते हैं। यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जामों में इतनी बड़ी भीड़ होती है, 25 लाख स्टूडेंट एक साथ एग्जाम देता है, और वहां पे अगर हमें अपनी एक पोस्ट लेना है तो कुछ स्मार्ट वर्क करना होगा, कुछ नए तरीके लगाना होगा जहां पे समय को हम बचाएं। तो समय बचाना मेन हमारा उद्देश्य रहता है एग्जाम में। समय अगर हम बचाएंगे तो ज्यादा करेंगे और ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो स्कोर भी हम लोगों का बेहतरीन आएगा। एक शानदार क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का बेस्ट क्वेश्चन है। सभी छात्र इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 10 साल पहले पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 3 सही 1/3 गुना है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। प्यारे मित्रों इसकी कुछ हम लोग डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एज, जो हम लोग ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, जो एज आयु पढ़ेंगे वो आयु हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा प्यारे मित्रों, कॉन्सेप्ट इसका रहने वाला, हम साइन के माध्यम से आपको एज पढ़ाएंगे। यहाँ पे एज से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको साइन के माध्यम से पढ़ाएंगे। साइन हमारे 3 होते हैं। साइन एक तो हम कहेंगे हमारी जो एज होती है, यहाँ पे मैं बात करूं उम्र, आयु। आयु 3 तरीके से प्रेजेंट की जाती। अगर कोई कहे कि आयु कितने तरीके से दी जाएगी तो आयु 3 तरीके से दी जाएगी। पहली आप कहेंगे वर्तमान आयु, यानी वर्तमान आयु का अनुपात दिया जाता है तो वर्तमान आयु। दूसरा अगर आपसे कोई कहे तो वर्तमान से पहले जो होती है वो होती पहले की आयु। पहले का मतलब भूतकाल में जो पहले या पूर्व की आयु हमें दी जाएगी, तो पहले और पूर्व की आयु। नंबर 3 हमारी तीसरी आयु का जो अनुपात दिया जाता है वो यहाँ पे करता है बाद या पश्चात, बाद या पश्चात। तो आप यहाँ पे एज को 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। वर्तमान प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट रेशियो, पास्ट रेशियो एंड फ्यूचर रेशियो, यानी एज का रेशियो दिया जाता है। प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन, तो साइन के माध्यम से ये जो बीच का साइन होता है, मिडिल का साइन है ये वाला, ये होता है वर्तमान आयु के अनुपात का। जो वर्तमान आयु का अनुपात होता है, वर्तमान आयु का अनुपात,
वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु का जितना भी अनुपात होगा वो प्यारे मित्रों हमें बीच के साइन पर रखना है। जो ऊपर का साइन है ये वाला, ये प्यारे मित्रों होता है पहले की आयु का अनुपात, यानी जितने साल पहले बोलेगा, पहले या पूर्व बोलता है, पहले या पूर्व, पहले या पूर्व की आयु का अनुपात, पूर्व की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात ये यहां रखना। प्यारे मित्रों जो थर्ड साइन होता है, तीसरा वाला साइन होता है, ये होता है आपका बाद या पश्चात की आयु का अनुपात, बाद या पश्चात की आयु का अनुपात। प्यारे मित्रों यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये जो सर्किल यहाँ से यहाँ तक का जो होता है ये वर्ष के लिए होता है, और जितने वर्ष पहले, जितने वर्ष पहले के वर्ष, जैसे कहता क्वेश्चन 10 साल पहले तो 10 रखना, और जबकि यहाँ से नीचे वाला जो सर्किल होता है ये बाद के लिए होता है, बाद के जितने भी वर्ष होते हैं उनके लिए होता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से हम लोग चीजें करने वाले। आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन बनाया और जो प्रश्न कह रहा है उस पर चर्चा करेंगे। 10 साल पहले, तो प्यारे मित्रों 10 साल पहले 10 हमें ऊपर रखना है, क्योंकि पहले का सर्किल ये वाला है। देखिएगा पहले का सर्किल आप 10 साल पहले, जितने साल पहले यहाँ पे रखना है। 10 साल पहले बेटे की, एक पिता की आयु, उसके बेटे की आयु का 3 सही 1/2, तो कंप्लीट इसको फ्रैक्शन है 3 सही 1/2। ये जो मिश्र भिन्न है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हमने चेंज किया, इसका इसमें गुणा हुआ, जो वैल्यू आई ऊपर प्लस होता है, 3 दूनी 6, 1 7/2। प्यारे मित्रों पिता हमेशा बड़ा होता है, पुत्र हमेशा छोटा होता है। तो इसमें से फादर की एज हो गई 7 एंड सन की एज होगी कितनी 2, यानी 7:2। अब कह रहा था 10 साल बाद, प्यारे मित्रों यहाँ पे 10 रखा। और ये बात और देखना है कि जो ये अनुपात है ये वर्तमान नहीं है, ये है कितने साल पहले का, ये 10 साल पहले का है, 7:2। अब कह रहा आज से 10 साल बाद, यहाँ पे 10 रखना, और यहाँ का जो अनुपात दिया गया है वो कितना है, कह रहा 4 दूनी 8, 1 9/4, यानी इसका मतलब है फादर बड़ा होगा तो पिता की आयु अनुपात में 9 होगी एंड सन की एज अनुपात में 4 होगी, तो 9:4। इसमें 2 टाइप चलते हैं। पहला अनुपातिक जो डिफरेंस होता है दोनों का, जैसे मैं बात करूं फादर की एज का और सन की एज का, यहाँ पे अगर ये अनुपातिक डिफरेंस की बात करूं तो ये हमेशा समान रहना चाहिए। जैसे 7 से 9 हो गया, 7 से 9, प्यारे मित्रों 7 से 9 मतलब कितना अनुपात बढ़ा 2, और 2 से 4 कितना अनुपात बढ़ा, 2 से 4 अनुपात बढ़ा 2, यानी 7 से 9। ये जब पहले और बाद की बात करेगा तो दोनों जुड़ जाएंगी। प्यारे मित्रों 2 अनुपात की वैल्यू यहाँ पे 20 वर्ष हो जाएगी एंड 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ पे 10 वर्ष हो जाएगी। हमसे अगर क्वेश्चन कहता है कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी तो 10 वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्र का योग। अगर वर्तमान उम्र का योग कह रहा, या तो हम यहाँ पे करेंगे, देखिए अगर 9:4 से एज निकालते हैं तो ये 10 साल बाद की आएगी, 7:2 से एज निकालते हैं 10 साल पहले की आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि 10 साल पहले उनका जो अनुपात था 7, 1:10 के, तो 7:70 के, यानी 10 साल पहले जो पिता थे वो कितने साल के थे, 70। अगर 10 साल पहले 70 के थे तो वर्तमान में जब आएंगे तो 10 बढ़ जाएंगे, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 80 वर्ष, यानी 10 वर्तमान में पिता कितने साल के, 80 साल के। प्यारे मित्रों यहाँ पे 1:10 के, तो 2 बराबर, यहाँ पे जब 2 के साथ 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये 20 वर्ष आएगी पुत्र की उम्र। 10 साल पहले अगर पुत्र 20 का था
तो अब पुत्र कितने का हो गया, तो 10 बढ़ गया। जब हम पहले की उम्र को वर्तमान में लाते हैं तो उतना ही जोड़ते हैं, उतना ही ऐड करते हैं जितना साल पहले की उम्र थी। तो अब हमसे क्या पूछ रहा, दोनों की आयु का योग पूछ रहा। तो 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110। 110 वर्ष योग आ गया। ये वाला जो 110 है आंसर ऑप्शन नंबर बी में था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्यारे मित्रों, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट और आपको ट्रिक बहुत ही पसंद आएगी। इसके माध्यम से हम एग्जाम में बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान वे से आंसर कर सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं एक और शानदार नए क्वेश्चन के साथ। सभी लोग आंसर करते रहिएगा। अगर आपको चीजें पसंद आए तो आप प्यार दीजिएगा, और आप अगर हमारे नए विद्यार्थी हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले प्रश्न का जो आंसर आपको बताना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक पिता की आयु उसके 3 पुत्रों की आयु के योग का 4 गुना है। परंतु इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी वनडे एग्जामों में बन चुके हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलो इसको भी करते हैं सभी लोग। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन होता, ऐसे क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल से लेकर यूपी एसआई में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। और इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कॉम्बो मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसका कंप्लीट बेसिक टू एडवांस क्लास जो हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं उसमें आपको मिलेगी। अभी हम लोग क्वेश्चन की मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट है, पूरा कंप्लीट टेस्ट है, उसको अभी प्रॉपरली करने वाले हैं। अगर आपको इसका डिटेल पढ़ना है तो बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल पर हम आपको डिटेल कराने वाला हूं। चलिएगा बात करते हैं पिता की आयु उसके 3 पुत्रों की। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन, तो फादर और यहाँ पे सन। अगर बात करें फादर, 3 पुत्र हैं, 3 यानी सन पहला, दूसरा एंड तीसरा। एक पिता और उसके 3 पुत्र, एक पिता और उसके 3 पुत्र। अब मेरे प्यारे साथी, इसमें से जो अन्योन होता है, जैसे हमें मालूम है कि पिता 4 गुना है, तो अन्योन कौन है, 3 पुत्र। 3 पुत्र अन्योन है, और जो अन्योन होगा उसको हम मानेंगे कितना, 1। अगर एक ये 3 पुत्र है, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना कितना होता है, 4। यानी 1 का 4 गुना कितना होता है, 4। तो इस तरीके से आपने कहा भाई 1 का 4 गुना 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। परंतु 6 साल बाद अगर पिता प्रेजेंट टाइम पे जितने का है, अगर पापा जितने के अभी हैं, 6 साल बाद 6 ज्यादा हो जाएंगे। अगर पिता की उम्र 40 साल है वर्तमान में, तो 6 साल बाद वो 46 के हो जाएंगे। जितने के वर्तमान में है 6 साल बाद उससे 6 ज्यादा के हो जाएंगे। अगर अच्छा पिता बढ़ेंगे 6, अगर पिता बढ़ेंगे 6 तो पुत्र कितने बढ़ेंगे, पहला पुत्र बढ़ेगा 6, दूसरा पुत्र बढ़ेगा 6 एंड तीसरा पुत्र बढ़ेगा 6। तो तीनों पुत्र 6 6 6 मतलब 18 वर्ष उनकी आयु बढ़ जाएगी। यानी पिता अगर 6 वर्ष बढ़ेंगे तो तीनों पुत्र बढ़ेंगे 18 वर्ष। करेक्ट, ये बात आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं आगे। 6 वर्ष बाद केवल 2 गुनी रह जाएगी। यानी अगर पुत्र 1 होंगे तो बेटा यहां से फादर कितना रह जाएगा, 2 गुना रह जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आई होगी। बेहतरीन भाई, बहुत ही शानदार, बिल्कुल। और ये मेथड आपको सीखना होगा। अगर एग्जाम में समय बचाना है तो आपको ये सारी चीजें सीखना। कॉम्बो मेथड क्या होता है प्यारे मित्रों, कॉम्बो मेथड होता है इस क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन, रेशियो का क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही शानदार। यहां से 4 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड 1 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ। तो 4 एकन 4, 2 एकन 2। रेशियो का डिफरेंस कितना आया, रेशियो का डिफरेंस आया 2। कितने का आया रेशियो का डिफरेंस, 2। अब इसका गुणा इसके साथ, 6 का मल्टीप्लिकेशन एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे कर लो, इस तरीके से भी कर लो। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 6 एकन 6, 18 दूनी 36। ये 6 वर्ष आया और ये 36 वर्ष आया। प्यारे मित्रों यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो वर्षों में डिफरेंस कितना आया, वर्षों में जो डिफरेंस आया है वो 30 वर्ष का आया है। कितने वर्ष का आया,
30 वर्ष का वर्षों में डिफरेंस आया है। तो अब मैं बात करूं अनुपातिक डिफरेंस, डिफरेंस ऐसा होता है जो कभी भी बदलता नहीं है, डिफरेंस ऐसा होता है जो कभी भी बदलता नहीं है, यानी 2 अनुपात की वैल्यू 30 वर्ष, 2 अनुपात की वैल्यू 30 वर्ष, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 15। जो अनुपात में प्यारे मित्रों 1 होगा वो वर्ष में 15 होगा। बोलो इतनी बात समझ आई सबको? यस 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 यस। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 की वैल्यू 15, फादर की उम्र पूछ रहा, पिता वर्तमान में कितना अनुपात है 4, 1 बराबर 15 तो 4 बराबर 15 चक्कू 60, 60 वर्ष आ गया प्यारे मित्रों, यानी पिता की उम्र 60 वर्ष आ गई। 60 वर्ष कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बड़ा बेहतर ढंग से समझ आया होगा। ये बहुत ही बेसिक, इसका बड़ा लंबा जाता है, पूरा डिटेल हम कराएंगे, बेसिक भी कराएंगे, ट्रिकी भी कराएंगे, बिल्कुल आपको सारा का सारा ये अभी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और कहीं ना कहीं बिल्कुल आनंद लीजिएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो यहाँ मिलेगा आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप लोग जब डिटेल पढ़ लोगे तो किसी भी प्रकार की टॉपिक में कोई समस्या नहीं रहने वाली है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है बताइएगा सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जवाब अगर ना समझ आया हो कमेंट कर सकते हैं, बाद में बता सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार कैलेंडर का क्वेश्चन आया, कैलेंडर का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कैलेंडर का क्वेश्चन आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा क्या इसका जवाब होगा, इसका जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे देखिएगा कैलेंडर में ऐसे क्वेश्चन जब तिथियां समान होती, इस प्रश्न में आप देख पाओगे, इस प्रश्न में आपका जो क्वेश्चन है तो इसमें क्या चीजें हैं कॉमन। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा या तो तिथि समान होती है, तिथि समान, पहला टाइप तिथि समान। जब तिथि समान होगी जैसे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो तिथि समान हो तो ऑड डेज निकालना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कुल ऑड डेज कितने होते हैं। टोटल ऑड डेज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 7 होते हैं। विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कभी भी 7 से बड़ी नहीं होती है। विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 7 से बड़ी नहीं होती। इसलिए जो दिन दिए जाए, टोटल दिनों में हम किसका भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। टोटल डेज में 7 का भाग देते हैं। जितना रिमाइंडर बचता है वो होती है विषम दिनों की संख्या। प्यारे मित्रों, जितना भी शेषफल बचेगा वही शेषफल होता है विषम दिनों की संख्या। अगर आपसे विषम दिनों की संख्या कह रहा है तो इसमें दिए गए दिनों में 7 का भाग देते हैं और जितना शेषफल बचेगा वो होता है ऑड डेज की संख्या। फिलहाल जब तिथि समान और माह समान होता तो हम ऑड डेज किस तरीके से निकालेंगे, आज का विषय ये है कि पहले हमें इस पर चर्चा करनी है। और कैलेंडर की भी आपको बेहतरीन आपको क्लास कराऊंगा, एक एक क्लास का शेड्यूल मैंने आपको बताया है, एक एक क्लास कराऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग फरवरी से पहले सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। आप बस इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ते रहिएगा, आपको यहाँ से सारी प्रॉपरली क्लास में देने वाला हूँ। प्यारे मित्रों, ऑड डेज की संख्या क्या होती, सबसे पहले ये बात समझ लो। जब तिथि समान होती तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ईयर डिफरेंस है। बाई डी का मतलब हो गया ईयर डिफरेंस, थोड़ा समझ लेंगे। ईयर डिफरेंस यानी वर्षों का अंतर प्लस लीप ईयर, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर का हिंदी मतलब होता है आधी वर्ष, और डिवाइड बाई 7। वेरी गुड। इस तरीके से हम लोग निकालने वाले, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले। अब यहाँ पे मैं बात करूं, जब हमारी तिथि समान है, तिथि हटा दो तो यहाँ से ऑड डेज डायरेक्ट निकालो। ऑड डेज कैसे निकालेंगे, ईयर डिफरेंस, 14 से 18 कितने वर्षों का अंतर, 4 का। यहाँ से अब ये देखो 14 के और 18 का जो 4 वर्षों का गैप है, इन 4 वर्षों में कोई लीप ईयर पड़ी क्या, कोई भी अधिवर्ष पड़ा क्या,
तो आप कहेंगे सर अधिवर्ष क्या होता है? अधिवर्ष होता है जब आप देखेंगे, अधिवर्ष का मतलब अगर कोई वर्ष होगा वो 4 से भाग जाता है, वो अधिवर्ष होता है। तो इसमें आप देखेंगे 2014 से 18 16 एक अधिवर्ष पड़ेगा, और इसी अधिवर्ष एक में यानी जोड़ के किसका भाग देना? 7 का। और जब भाज्य भाजक से छोटा होता है तो स्वयं रिमाइंडर होता है, यानी कि 5 शेषफल आया। यस या नो? ठीक है, अब कितना आया? 5। अब प्यारे मित्रों इसमें जैसे इसने दिया था 15/8 इसने दिया है 15/8। प्यारे मित्रों 15/8 और 2014, 15/8/2014 को सोमवार दिया। जो दिन दिया जाए, कैलेंडर आगे बढ़ रहा है या पीछे? सर आगे बढ़ रहा। अगर आगे बढ़ रहा है तो जो रिमाइंडर आया है, जो विषम दिन आए हैं, इसको इसी में जोड़ देंगे। सोमवार में जब हम 5 जोड़ते हैं तो आंसर आता है शनिवार। कौन सा दिन? शनिवार। बहुत ही शानदार, मजा आ गया सर, बिल्कुल मजा आएगा आपको। ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया, शनिवार, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ऑड डेज कैसे निकालते हैं? ईयर डिफरेंस प्लस लीप ईयर। जैसे 14 से 18 आपने देखा, 14 से 18 यानी 4 वर्षों का अंतर, और इसमें बीच में एक 2016 लीप वर्ष पड़ी, तो लीप वर्ष एक पड़ी, एक जोड़ ली तो 4 और 1 5, 5 अब 7 का भाग दिया। जब भाजक से छोटा होता है तो स्वयं रिमाइंडर होता है, यानी 5 में 7 का भाग देने पर 5 ही शेषफल आएगा। अब देखो कैलेंडर आगे बढ़ रहा, अगर कैलेंडर आगे बढ़ रहा है तो आपको जोड़ना है, और कैलेंडर पीछे बढ़ रहा होता तो घटाना होता। इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो आपने अभी किया, बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। इसके माध्यम से आप कम समय में एग्जाम में जल्दी आंसर कर सकते हो। बढ़ते हैं एक और शानदार प्रश्न की ओर। एक और क्वेश्चन कैलेंडर का आया, बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी छात्र इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसका जवाब क्या होगा, ये परफेक्टली जवाब आप बताओगे मुझे। चलिएगा देखिएगा प्यारे मित्रों, आपको यहाँ पे मालूम होगा जैसा कि कैलेंडर का क्वेश्चन जो एक टाइप होता है, कौन सा होता है? देखिएगा सबसे पहले मुझे जानना है एक कैलेंडर वर्ष में क्या क्या चीजें होती। कैलेंडर में एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है अधिवर्ष। सामान्य वर्ष और एक होता है अधिवर्ष। प्यारे मित्रों सामान्य वर्ष क्या होता है? इसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 52 सप्ताह होते हैं, और इसमें एक विषम दिन होता है। किसी भी सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होता है और एक विषम दिन होता है। इसके बाद एक पॉइंट होता है प्यारे मित्रों, किसी सामान्य वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही उसका अंतिम दिन होता है। यानी अगर कोई सामान्य वर्ष है तो इसका फर्स्ट डेज एंड लास्ट डेज एजुकल लास्ट डेज, यानी फर्स्ट डेज और लास्ट डेज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन कैसा होता है? सेम होता है। जबकि अधिवर्ष में प्यारे मित्रों, अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, इसमें
66 दिन होते हैं। इसमें प्यारे मित्रों 52 सप्ताह, अगर 366 को हम 7 से भाग देते हैं तो हमें सप्ताह मिल जाते हैं। जब हम प्यारे मित्रों 7 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, इसलिए किसी भी अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। और अगर इसमें हमें प्रथम दिन बताना हो या अंतिम दिन दिया जाए तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। इसका जो पहला दिन होता है अगर हम उसमें +1 कर देते हैं तो हमें इसका लास्ट डेज मिल जाता है। तो प्यारे मित्रों ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हैं, इनके माध्यम से हम कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 जनवरी 2007, अब देखेंगे 2007 अगर देखो लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला जाए तो लीप वर्ष होता है, 7 में 4 का भाग नहीं जाएगा, सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष है तो इसका पहला और आखिरी सेम होता है। अगर यहाँ देखिएगा पहला 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा, क्योंकि इसका फर्स्ट डेज एंड लास्ट डे बिल्कुल सेम, ये सेम रहता, पहला और आखिरी कैसा रहता? सेम रहता। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मंगलवार। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। किसी भी सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है वही सामान्य वर्ष का आखिरी दिन भी होता है। किसी भी अधिवर्ष का जो पहला दिन होता है उसमें 1 जोड़ने पर वो हमें अंतिम दिन मिल जाता है, क्योंकि इस लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। बढ़ते हैं प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब करिएगा, वर्ष 2020 का समान कैलेंडर क्या होगा? सेम कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन का कैलेंडर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जवाब बताना है, क्या आंसर होने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल। वर्ष 2020 का समान कैलेंडर क्या होगा? प्यारे मित्रों बात करते हैं समान कैलेंडर की। समान कैलेंडर, समान कैलेंडर की, समान कैलेंडर क्वेश्चन हमेशा कैसे सॉल्व होंगे ये देख लेते हैं कि जो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो सामान्य वर्ष के समान होता है, और लीप अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के समान होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट प्यारे मित्रों, एक आप मेरा टेबल याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा ये टेबल, कि इस तरीके से टेबल बनाना है। और एक मेरा इधर नोट याद रखिएगा। नोट क्या है? जब भी समान कैलेंडर पूछा जाए तो दिए गए वर्षों के या वर्ष के दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों में चार का भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः, प्यारे मित्रों शेषफल क्रमशः, अब जब हम 4 का भाग देंगे प्यारे मित्रों तो शेषफल बचेगा क्या? वो टेबल समझ लें। 4 का भाग देने पर शेषफल की पॉसिबिलिटी होती है आपकी 4। या तो शेषफल प्यारे मित्रों 0 बचता है, शेषफल या तो बचता है कितना? 0,
या शेषफल 0 बचता है, या शेषफल 1 बचता है, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। 4 से भाग देने पर शेषफल या 0 या 1 या 2 या 3। प्यारे मित्रों, अगर 0 बचता है तो वर्ष में हमें 28 जोड़ना है। डिटेल हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे, फिलहाल अभी याद रखना है 28 जोड़ना है। 1 बचे तो वर्ष में 6 जोड़ना है, अगर 2 बचे तो वर्ष में 11 जोड़ना है, और 3 बचे तब भी वर्ष में 11 जोड़ना है। इस तरीके से क्वेश्चन हमें याद रखना है। तो ये टेबल याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आपको आ जाए इस टाइप का तो आप इस टेबल के माध्यम से आप अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब जो क्वेश्चन था उस पर थोड़ा डिस्कशन करें। 2020, इसमें अगर हम 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, रिमाइंडर प्यारे मित्रों क्या आएगा? 0। एंड जब 0 रिमाइंडर आता है तो उसके वर्ष में हमें 28 जोड़ना है। 28 जोड़ने पर 2048, 2020 का कैलेंडर 2048 के बिल्कुल समान होगा। बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट और परफेक्ट तरीके से आप जवाब कर पाएंगे। तो दिए गए वर्ष के लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं, यदि शेषफल 0 बचे तो वर्ष में 28 जोड़ देते हैं, और अगर 1 बचे तो वर्ष में 6 जोड़ देते हैं, 2 बचे तो वर्ष में 11 जोड़ देते हैं, 3 बचे तो वर्ष में 11 जोड़ देते हैं। बिल्कुल उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लॉक का शानदार क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइएगा सभी छात्र, इसका जवाब क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। चलिएगा प्यारे मित्रों, बात करते हैं एंगल की। देखिएगा यहाँ कह रहा है बाहरी कोण। हमारे कोण की मैं बात करूं तो प्यारे मित्रों 2 टाइप के कोण होते हैं। सबसे पहले एक होता है इंटीरियर एंगल कोण। कोण होते हैं 2 टाइप, कोण होते हैं 2 टाइप के। पहला तो आप हमेशा याद रखोगे कि वास्तविक कोण जो होता है, और दूसरा याद रखोगे जो होता है बाहरी कोण। बाहरी कोण, कोण और बाहरी कोण। अब प्यारे मित्रों कोण क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं कोण क्या। कोण जो होता है वो हमेशा 180 अंश के बराबर या उससे छोटा होता है। 180 अंश के बराबर या उससे छोटा होता है। एंड बाहरी कोण का मान सदैव 180 अंश से ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है। 180 अंश से कैसा होता है? ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। अब प्यारे मित्रों बात करते हैं, इनसे एक मर्ज पॉइंट याद रखेंगे कि सर कोण एंड बाहरी कोण, दोनों कोण और बाहरी कोण, कोण और बाहरी कोण, इन सभी का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। पहला ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगर मेरे से क्वेश्चन में कहता है प्यारे मित्रों कि कोण का मान बताओ, अगर बाहरी कोण देकर कोण पूछे तो 360 से बाहरी कोण माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? बाहरी कोण माइनस कर देंगे तो जवाब आ जाएगा कोण का मान। इतनी बात समझ आई सबको? क्या कर देंगे? माइनस। अगला नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगर मुझसे क्वेश्चन कहे बाहरी कोण बताओ, क्या कहे? बाहरी कोण का मान बताओ, तो बाहरी कोण कैसे लगाएंगे? बाहरी कोण के लिए हम 360 माइनस कोण कर देंगे। वेरी गुड। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए परफेक्ट रहेंगे। अब देखिएगा, जो एक डायल होता है उसमें टोटल जो डायल में हावर होते हैं वो आपके एक पैर के हावर कितने होते हैं? आपने कहा सर 12 हावर होते हैं, 12 घंटे। और यहाँ पे 12 घंटे को प्यारे मित्रों लिखा जाएगा 11 घंटा 60 मिनट। कितना लिखा जाएगा? 11 घंटा 60 मिनट। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था जो कॉन्सेप्ट जो हमसे दिया जाए, जैसे हमें पहले रखना है 11:60, जितना भी टाइमिंग दिया जाए उस टाइमिंग को आप 11:60 के नीचे ही रखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 9:30। अब 9:30 ऐसे आपने रख लिए।
इसके बाद प्यारे मित्रों क्या करना है, यहाँ पे अगर बात करें 11:60, हावर को हावर के नीचे रखना है और इसके बाद मिनट को मिनट के। तो यहाँ पे जो हावर है वो 12 हावर है एंड मिनट 60 मिनट, तो मिनट को मिनट के नीचे। बट यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि 11:60 से ही तुलना करनी है। किससे करना है? 11:60 से। अब बात करते हैं पहली स्टेप, इसमें थर्ड स्टेप में आंसर आने वाला है, 3 स्टेप में जवाब मिलता है। पहली स्टेप में क्या करना है? क्रॉस मल्टीपल करना है, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है। 11:60 ऐसे रख लिया। ये क्वेश्चन है रेलवे जैसे एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जामों में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो अगर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिनमें से यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो पहले हमने कहा थर्ड स्टेप में जवाब आने वाला है। पहली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी पहली स्टेप में गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं, 9 छिक्का 54, 540। कितना आया? 540। 11 का 30 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, जब हमने 11 का 30 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आएगा? 330। इस तरीके से। तो पहली स्टेप में मल्टीप्लिकेशन एंड दूसरी स्टेप में इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। पहली स्टेप में मल्टीप्लिकेशन, दूसरी स्टेप में डिफरेंस। जब हम लोग डिफरेंस करेंगे तो आएगा कितना? 210। और मेरे प्यारे साथियों, पहली स्टेप में मल्टीप्लिकेशन, दूसरी स्टेप में डिफरेंस एंड थर्ड स्टेप में डिवाइड बाई 2। और जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तब हमें आंसर मिलेगा 105, 105 डिग्री। अब 105 हमने बताया कि 105 ये क्या है। अगर प्यारे मित्रों 180 से या तो बराबर आ जाए या छोटा आ जाए तो वो होता है कोण। ये आया है कोण, यानी इस टाइमिंग पर 105 डिग्री का कोण बनेगा। और हमें चाहिए इसका एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहरी कोण। बाहरी कोण का मान चाहिए, बाहरी कोण। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? इसी वैल्यू को 360 से माइनस कर देंगे, इसी वैल्यू को 360 से माइनस कर देंगे, यानी 255। अब 255 यानी नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल समझ आएगी कि जब भी एंगल निकालना हो तो एंगल और उसका जो होता है बाहरी कोण निकालने के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला मैंने कहा कोण और बाहरी कोण का जो सम होता है वो 360 होता है, योग 360 होता है। यदि हमें एंगल चाहिए तो हम 360 से हम लोग एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो 360 से एंगल को माइनस कर देते हैं। अब इस तरीके से जब हम करेंगे तो कम समय में और बिल्कुल आसान वे से जवाब आपको मिल जाएगा। उम्मीद है प्यारे मित्रों आपको ये बात समझ आई होगी। बढ़ते हैं अगले और नए क्वेश्चन के साथ। सभी लोग कहीं ना कहीं कमेंट करिएगा और बताइएगा सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ आ रही। चलिएगा आज के लिए अगला क्वेश्चन। इस प्रश्न का शानदार क्वेश्चन है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बताइएगा। 9 व 10 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की दोनों सुइयां समकोण होती हैं? समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। किस टाइमिंग पर 90 अंश का कोण बनाएंगी? 90 अंश का कोण किस टाइमिंग पर बनेगा? बहुत ही शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी टाइमिंग होगी जिस टाइमिंग पर 90 अंश का कोण बनेगा? 9 व 10 बजे के बीच। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं समकोण की। समकोण यानी कि 90 डिग्री। एक घंटे में जो सुई होती है 2 बार समकोण होती है। एक घंटे में 2 बार समकोण, यानी 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। अगर मैं बात करूं 12 घंटे में, 12 घंटे में जो 90 डिग्री का एंगल है वो 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। प्यारे मित्रों यहां से 3 से 4 एक टाइमिंग है, 3 से 4 एंड 9 से 10, 3 से 4 एंड 9 से 10। ये 2 टाइमिंग ऐसी हैं जब एक घंटे में सिर्फ एक बार समकोण बनता है। क्या रीजन है इसके लिए? आप लोगों को मैं प्रॉपरली जब क्लास कराऊंगा तो उसमें ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल अभी के लिए इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। वैसे ही 24 घंटे में
प्यारे मित्रों 44 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है या समकोण होता है, या कह सकते हैं इनके बीच की जो डिफरेंस होती है वो 15 मिनट का गैप होता है। आपको ये सारी प्रॉपर तरीके से याद रखना। आप सीधे चलते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी एक हमारा एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ से नए छात्र हैं बिल्कुल वो समझ सकते हैं कि अगर 0 डिग्री से बड़ा है, यानी 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कोई भी वैल्यू आपको इसमें दी जाए, डिग्री में कोई भी वैल्यू दी जाए, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 45, 90, 90, 180 इस तरीके से दी जाए, 120, 150 कुछ भी दिया जाए, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक आसान सी ट्रिक है। सारे क्वेश्चन पूरा टॉपिक एक ही क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा इस टाइप से। तो एम टाइप फिगर बना लो प्यारे मित्रों, और इसमें आपको बहुत ही इजी वे से चीजें समझना है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे कह रहा था 9 व 10 के बीच, 9 व 10 के बीच कब समकोण होंगी 90 डिग्री का एंगल। 1 घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो 30 अंश का कोण बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब जो भी दिया जाए उसे हमेशा 30 से भाग लगाइएगा। किससे भाग लगाएंगे, 30 से भाग लगाएंगे, और 30 से भाग लगाएंगे तब यहाँ कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब इसी 3 को एक बाउंड्री में प्लस करना है और एक साइड इसको माइनस करना है। एक साइड प्लस करना है, एक साइड माइनस करना है। अब देखिएगा जो ये टचिंग पॉइंट है, ये कंप्लीट दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ पे फर्स्ट वाला वजकर यानी पहला रखना है। जितने बजे स्टार्ट किया था, तो कितने बजे स्टार्ट हुआ था, 9 बजे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, तो एक में जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 यानी कि 12, माइनस करेंगे तो 6। अब दोनों तरफ यहाँ पे 60/11, 60/11 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता। सारा डिटेल जानेंगे क्लास में, फिलहाल अभी इतना समझना है। और देखिएगा जब कभी भी मिनट का मान 60 से बढ़ा नहीं आना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए, और जब भी 60/11 की फॉर्म हो, लेफ्ट या राइट की वैल्यू 11 से बड़ी हो, ऐसी वैल्यू को हमेशा छोड़ना है, क्योंकि इसका मान हमेशा 11 से जो है 60 मिनट से बड़ा ही आएगा, तो इसे छोड़ना। इधर देखो, जब हमने 60 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 360/11, 11 का भाग लगाया, इसको सॉल्व किया, 11 तिरका 33, 30 और 11 दूनी 22, यानी 32 सही 8/11 मिनट, 32 सही 8/11। आंसर क्या करेंगे, कितने बजे स्टार्ट किया था, 9 बजे, तो 9:32 सही 8/11 मिनट। 9:32 सही 8/11 मिनट पर कहीं ना कहीं 90 अंश का कोण बनेगा। 9:32 सही 8/11 मिनट पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो डिग्री में हमसे डाटा देता है, तो हम लोग बड़ा ही आसान वे से इसको पता कर सकते हैं। चलो प्यारे मित्रों, बढ़ते एक अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब बताओगे। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि रेणु उत्तर दिशा में 50 मीटर चली, इसके बाद बाएं लेफ्ट मुड़ी 35 मीटर चली, फिर लेफ्ट मुड़ी 40 मीटर चलती है, फिर लेफ्ट मुड़ती है 50 मीटर चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़ी तथा 10 मीटर चली। बताइए कि ऐसे क्वेश्चन होता है कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है या कितनी दूरी पर है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्यारे मित्रों देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे साथी जो है फिगर के माध्यम से करते हैं, फिगर के माध्यम से बनाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोग फिगर से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अगर फिगर से बचना सीख लिया तो एग्जाम में डायरेक्शन के क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकेंड में कर सकते हो। समझ लो भाई किस तरीके से कॉन्सेप्ट समझना है, फुल डिटेल क्लास में मिलेगा। पहले यहाँ देखो, सबसे पहले मुझे समझना है डायरेक्शन रिलेशन। डायरेक्शन रिलेशन, डायरेक्शन रिलेशन
कुछ बहुत ही आसान सी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कम समय में और जल्दी आंसर दे सकते हो। डायरेक्शन रिलेशन, सबसे पहले हमें नॉर्थ से स्टार्ट करना, उत्तर, उत्तर के बाद क्लॉक वाइज आने पर मिलती है ईस्ट डायरेक्शन, इसके बाद क्लॉक वाइज आने पर मिलती है साउथ डायरेक्शन, और इसके बाद क्लॉक वाइज आने पर मिलती है वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम। ये होता है डायरेक्शन रिलेशन। इस तरीके से हमें रिलेशन देखना है। अब रिलेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो, उत्तर का रिलेशन दक्षिण के साथ होता है, उत्तर का रिलेशन दक्षिण के साथ होता है, पूर्व का रिलेशन पश्चिम के साथ होता है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कैसा, उत्तर, उत्तर दक्षिण के साथ, उत्तर दक्षिण के साथ समान होने पर, समान होने पर कटता है तथा असमान होने पर असमान होने पर घटता है। ये याद रखना है। अब देखिएगा, यहाँ लिख लिया, पहला उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम। प्यारे मित्रों, यहाँ पे पहले लेफ्ट और राइट कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर मुझसे कहे यहाँ पे मैं उत्तर पे हूँ, तो उत्तर का जो राइट होगा वो पूर्व होगा, उत्तर का राइट क्या होगा, पूर्व, पूर्व का राइट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पूर्व का राइट होगा दक्षिण, और दक्षिण का राइट क्या होगा, पश्चिम। ये राइट से कॉन्सेप्ट आ गया। और पश्चिम का लेफ्ट क्या होगा, दक्षिण, दक्षिण का लेफ्ट क्या होगा, पूर्व, पूर्व का लेफ्ट क्या होगा, उत्तर, उत्तर का लेफ्ट। यहाँ पे डाटा खत्म है, तो पीछे से उत्तर का लेफ्ट क्या होगा, पश्चिम। ये वाली बात आपको समझ में। अब देखो, उत्तर दिशा में 50 मीटर चली, यानी 50 मीटर पहले कहाँ चली, उत्तर दिशा में, तो आपने उत्तर के नीचे 50 मीटर रख लिया। बाएं मुड़ी, अब आपने देखा है बाएं मुड़ी, उत्तर का लेफ्ट है ही नहीं, आपने इधर देखा कुछ डाटा नहीं, तो इसका लेफ्ट जस्ट पीछे से होगा, यानी बाएं मुड़ी तो इधर नहीं है तो पीछे, बाएं मुड़ी और 35 मीटर गई, तो इसका यहाँ लेफ्ट हो गया कितना मीटर, 35 मीटर। ऐसे ये डाटा कंप्लीट। आगे फिर बाएं मुड़ी, अब पश्चिम का बायां क्या होगा, पश्चिम का बायां दक्षिण होगा, बाएं के लिए जस्ट बढ़ना है, पश्चिम का बायां कितना होगा, दक्षिण, यानी कितना बड़ी, 40 मीटर चली, 40 मीटर चली। फिर बाएं मुड़ी और 50 मीटर, यानी दक्षिण का बायां क्या होगा, पूर्व होगा, 50 मीटर चली। इस तरीके से लिखा, मीटर चली। अंत में दाएं मुड़ी, और पूर्व का दायां क्या होगा, दक्षिण, दाएं मुड़ी कितना चली, 10 मीटर चली। तो दक्षिण में ओवरऑल कितना चली, 50 मीटर चली दक्षिण में। बिल्कुल शानदार, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब प्यारे मित्रों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि उत्तर दक्षिण के साथ समान होने पर कटता है, तो आपने देखा 50 मीटर और 50 मीटर कट गया। अब बचा क्या, पूर्व पश्चिम के साथ असमान होने पर घटता है, तो पूर्व पश्चिम के साथ असमान है तो ये घट जाएगा। 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 यानी कि 15, 15 मीटर आ गया, कितना आ गया, 15 मीटर। और घटा रहे थे, तो जब घटाने पर जो रिजल्ट 15 मिला, उस टाइम पर वैल्यू किसकी मोर देन थी, ईस्ट ज्यादा था, यानी पूर्व की डायरेक्शन की वैल्यू मोर देन थी, तो यहाँ पे 15 मीटर पूर्व। क्या आंसर हो गया, 15 मीटर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको बड़ा बेहतर ढंग से समझ आया होगा। चलो बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी साथी बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर करेंगे और बताएंगे। चलिएगा अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, बहुत ही शानदार सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट
एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। बात करते हैं स्टेटमेंट, तो 4 टाइम स्टेटमेंट होता है। पहला आपने कहा सर सम होता है, दूसरा होता सम नॉट, और तीसरा होता पहला सम, दूसरा सम नॉट, तीसरा होता है नो, एंड चौथा होता है ऑल। तो 4 टाइप से ये जो होता है स्टेटमेंट दिया जाता है। कंक्लूजन 3 टाइप से होता है। पहला होता फॉलो, दूसरा होता नॉट फॉलो, तीसरा होता मे बी फॉलो, हो सकता है। इसमें क्या होता पॉसिबिलिटी, संभावना पूछी जाती है, और संभावना वाले क्वेश्चन प्यारे मित्रों बैंकिंग जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने स्लाइड पे लिखा है। सबसे पहले कुछ खिलौने पेन है, यहाँ पे कुछ खिलौने, जो खिलौने का पार्ट दिया गया है, कुछ खिलौने पेन है, कुछ खिलौने पेन हैं, कुछ खिलौने पेन है, यानी इस तरीके से फिगर दिया गया। फिर कह रहा कुछ पेन पेपर है, पेन का कुछ पार्ट है वो क्या है, पेपर है, कुछ पेन क्या है, पेपर है। फिर कह रहा कुछ पेपर काले हैं, कुछ पेपर कैसे, काले हैं। इस तरीके से कंडीशंस दी गई हैं, कुछ पेपर कैसे हो गए, काले हो गए। अब ये स्टेटमेंट हमारा हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसी में से हमें कंक्लूजन देखने हैं। देखो कुछ खिलौने काले, खिलौने और काले। सबसे पहले प्यारे मित्रों यहाँ पे देखना है कि डायरेक्ट रिलेशन होने पर रिलेशन बताया जा सकता, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन होने पर क्या होता है, डाउट होता है। अगर कहीं पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो वहाँ पे डाउट होता है। इनडायरेक्ट रिलेशन होने पर क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होने पर क्वेश्चन में डाउट होता है, ये डाउट का साइन होता है। एंड डाउट इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, इनडायरेक्ट रिलेशन होने पर डाउट होता है। अब देखा पेन और खिलौने में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पेन और खिलौने में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कुछ पेन काले हैं कह रहा है, तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट में हो गया डाउट, क्या हो गया, फर्स्ट में डाउट हो गया। देखिएगा अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ये भी नहीं बताया जा सकता कि हैं होने पर भी डाउट होता, और निगेटिव थॉट दे रहा, अगर वो कह रहा नहीं है या कोई नहीं है या कुछ नहीं, तब भी कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यानी होना और ना होना प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, डाउट होता है। जैसे यहाँ कह रहा कोई पेन काला नहीं है, पेन और काला, पेन और काला दोनों इनडायरेक्ट रिलेशन, तो इसमें भी निगेटिव डाउट है, और यहाँ डाउट है वो निगेटिव है, नो से डाउट है। एंड यहाँ पे डाउट है वो पॉजिटिव डाउट है, यानी कि सम से डाउट है, पॉजिटिव डाउट है यानी कि सम से डाउट है। फिर कह रहा था कोई खिलौना काला नहीं है, कोई, अभी कह रहा था कुछ खिलौने काले हैं, अब कह रहा कोई खिलौना काला नहीं है। प्यारे मित्रों इसमें भी डाउट है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और ये डाउट नो से है। फिर कह रहा कुछ पेन काले हैं, यानी पेन और काले, पेन और काले, इसमें भी आपका डाउट है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो कुछ यहाँ पे डाउट है, ये पॉजिटिव डाउट है, ये पॉजिटिव डाउट है, सम से डाउट है। अब बात करते हैं डबल डाउट आइदर और, यानी दो डाउट हो, दो डाउट होने पर आइदर और बनता है, आइदर और। अब बात करते हैं कब एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, तब आपका बनता है क्या, आइदर और। यानी एक अगर सम है तो सम के साथ अगला नो होना चाहिए, यदि एक आल है तो आल के साथ हमेशा सम नॉट होना चाहिए। इस तरीके से कंडीशन रहे। पहले में देखो, पहला और सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के कैसे, सेम होना चाहिए। प्यारे मित्रों बात करते हैं कुछ खिलौने काले हैं, खिलौने और काले,
तो देखो पहले में सम और दूसरे यहाँ थर्ड में नो और सेम एलिमेंट, खिलौना खिलौना, काला काला, यानी फर्स्ट और थर्ड से आइदर और बनेगा। पहला आइदर और बना आइदर फर्स्ट, आइदर फर्स्ट और थर्ड, ठीक। दूसरा कोई पेन काला नहीं है, नो और यहाँ सम, तो दूसरा आइदर और बना आइदर सेकेंड, आइदर और बना आइदर सेकेंड और फोर्थ। तो इस तरीके से जवाब आपको मिल जाएंगे, आइदर फर्स्ट और थर्ड, आइदर सेकेंड और फोर्थ। कौन से ऑप्शन में मिला, या तो पहला या तीसरा और चौथा या दूसरा, तो ऑप्शन नंबर जो है 5 में आपका ये मिला था, ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अगर सम है तो सम के साथ नो होना अनिवार्य है, अगर आल है आल के साथ समनाट का होना अनिवार्य है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ही करिएगा, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। जब सारी कंडीशन लगती हैं एक साथ तो बनता है आइदर और, आइदर और। अगर सम के साथ अगर समनाट आ जाए, आल के साथ अगर नो आ जाए तो होता है नाइदर नॉर। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका जो है अगला, चलो भाई बहुत ही एक और सिलोजिज्म का प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी कुंजियां ताले, सभी कुंजियां ताले, हमेशा आप लोग यहाँ से ये बनाओगे इस तरीके से कुंजी। देखो सभी कुंजियां क्या हैं, ताले। आल वाली कंडीशन बना लोगे, सभी कुंजी क्या है, ताले। बहुत ही जल्द इसकी पूरी डिटेल आपको क्लास कराऊंगा। कुछ यहाँ पे तेल लौह है, कुछ तेल लौह है, ये देखो कुछ तेल लौह है, ठीक है। ये सम वाली कंडीशन से बन गया लौह। अब प्यारे मित्रों यहां से अगर मैं बात करूं, इसका और इसका कोई भी रिलेशन आपस में नहीं, यानी अलग अलग फिगर बन गई। फिर क्या कह रहा, सभी कुंजियां लौह हैं। जब फिगर अलग है, कोई भी जुड़ाव नहीं है, तो यहाँ पे रिलेशन हम लोग नहीं बता सकते हैं। फिर कह रहा कुछ कुंजियां लौह नहीं है, ना तो कह सकते हैं है और ना ही कह सकते हैं कि नहीं है, यानी नाइदर नॉर। दोनों गलत होने पर नाइदर नॉर होता है, ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ये वाला जवाब हो जाता है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, दोनों हमारे अनुसरण नहीं करते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं यहाँ से क्लॉक के फिर आया। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, क्या आंसर होगा, क्या आंसर रहने वाला है। जल्दी से परफेक्ट आंसर आप इसका बताइएगा, इसका जवाब क्या होगा, क्या इसका जवाब होगा। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, अपोजिट में कब होंगी सुइयां। अपोजिट का मतलब होता है प्यारे मित्रों कि यहाँ पे जब दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं, अपोजिट होने पर 180 अंश का कोण बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, तभी सुइयां अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। अब बात करते हैं, अभी जो हमने फिगर बताया था एम वाला, एम ऐसे बनाना है, मिनट इससे दोनों साइड से मिलेगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक इसका उभयनिष्ठ बिंदु बनाना होता है, जहां पे जब स्टार्ट होता है वो टाइमिंग रखना, यानी कितने बजे, 3 बजे। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, 3 व 4 के बीच कितने डिग्री का विपरीत होंगी, 180 डिग्री का। दिए गए एंगल में 30 का डिवाइड लगाओ, जब भाग लगाएंगे तो 6 टाइम जाएगा 6 बार। एक बाउंड्री में 6 जोड़ना और एक में 6 घटाना। कभी भी मिनट का मान माइनस में नहीं होता है, कभी भी मिनट का मान आपका जो होता है वो 60 से बड़ा नहीं होता है, यानी माइनस में नहीं आएगा और 60 से बड़ा नहीं आएगा। तो 3 से जब 6 घटाओगे तो माइनस का 3 आया। मैंने कहा माइनस में कभी टाइमिंग होता नहीं है, इसलिए ये वाला टाइमिंग गलत है। 1 घंटे में सुई सिर्फ एक बार विपरीत होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, 1 घंटे में एक बार,
1 घंटे में कितनी बार? 1 बार विपरीत होती है। 12 घंटे में 11 बार एंड 24 घंटे में 22 बार अपोजिट होती है। सारी डिटेल हम डिटेल वीडियो में समझेंगे, जब कंप्लीट इसका आपके पास वीडियो आएगा उसमें सारा बताया जाएगा क्यों, क्या रीजन होता है, क्यों 1 घंटे में 1 बार सुई विपरीत होती है। चलिएगा 6 में जब हमने 3 को ऐड किया तो 9, और यहाँ पे 60/11 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो गुणा कर लो, 9 गुणे 60 यानी 540/11। 11 का भाग लगाओ, 11 चौक 44, कितना बच गया? तो यहाँ रिमाइंडर बचा है 10, 100 हुआ, 11 99, 49 सही 1/11, 49 सही 1/11 मिनट, 49 सही 1/11। तो टाइमिंग कहेंगे जो उभयनिष्ठ हमने बिंदु रखा वहां पे, यानी जब स्टार्ट किया 3:49 सही 1/11 मिनट, 3:49 सही 1/11 मिनट। इस वाले प्रश्न का आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर ए, 3:49 सही 1/11 मिनट। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाता है 3:49 सही 1/11। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आई होगी। बिल्कुल आप बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को समझ चुके होंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से, और अगर आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं मेरे, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा और अपने सभी मित्रों तक शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा? ये रैंकिंग का बेस्ट क्वेश्चन है। आप सभी प्यारे मित्र इसका जवाब बताएंगे। इसका जवाब क्या होगा? बहुत ही शानदार, क्या जवाब होगा बताइएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कि लड़कों की एक कतार में, सबसे पहला पॉइंट, लड़कों की कतार में देखिएगा, यहाँ से अमित का स्थान दिया गया है। अमित का स्थान, अमित का स्थान लेफ्ट से, अमित का स्थान कहाँ से? लेफ्ट से दिया गया। अमित लेफ्ट से 11 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 11। संतोष, संतोष, ये क्वेश्चन जितने भी छात्र यूपी कांस्टेबल अभी जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वाला टाइप बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर अगर लगातार 3 वर्षों के हम 3 बार के एग्जाम उठा के देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती। संतोष का स्थान राइट से, प्यारे मित्रों एक लेफ्ट से दिया गया है, दूसरा राइट से दिया गया है। संतोष का राइट से 15वां है। संतोष का राइट से कौन सा स्थान? 15वां। जब वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, इंटरचेंज हो जाता, लेफ्ट का व्यक्ति राइट पहुंच जाता, राइट वाला लेफ्ट में आ जाता, यानी स्थानों की जब अदला बदली हो जाती है तब कैसे करते हैं? बहुत ही इजी है। जब स्थानों की अदला बदली हो गई, स्थानों की अदला बदली हो गई, अदला बदली में एक बात याद रखना, जो व्यक्ति लेफ्ट से दिया होता है अदला बदली के बाद भी उसका पोजीशन लेफ्ट से ही दिया जाता है। लेफ्ट वाला लेफ्ट से दिया जाएगा, राइट वाला राइट से दिया जाएगा। तो यहाँ अदला बदली हो गई तो अमित लेफ्ट से 15 हो गया, अमित लेफ्ट से 15 हो गया। अब देखो एक तो पूछ सकता है संतोष का नया स्थान बताओ, पहला पूछ सकता है संतोष का नया स्थान बताओ, और दूसरा हमसे टोटल पूछ सकता है कि भाई टोटल कितने इस कक्षा, जो ऐसा टोटल हालांकि हमसे पूछा नहीं गया है, फिलहाल कुल पूछ सकता और हमें संतोष का नया स्थान पूछ सकता। ठीक है, इंटरचेंज जब हो तब हमेशा याद रखना कौन से सदस्य होते हैं जो नो चेंज रहते हैं। नो चेंज कौन होते हैं? सबसे पहले नो चेंज बदलते कौन नहीं अदला बदली में, तो अदला बदली में प्यारे मित्रों जो बदलते नहीं है वो बीच के कैंडिडेट होते हैं, जो बीच वाले व्यक्ति होते हैं वो कभी भी बीच के सदस्य, बीच के सदस्य कभी भी बदलते नहीं है। अदला बदली में बीच के सदस्य बिल्कुल भी बदलते नहीं। अब देखो बीच के कैसे लगाओगे? 11 से 15, 11 से 15 यानी कितने बीच में? 4। अगर अदला बदली में यहाँ 4 बढ़ा तो यहाँ संतोष भी 4 बढ़ जाएगा, यानी +4 करने पर आंसर मिल जाएगा
संतोष का नया स्थान राइट साइड से 19वां, राइट साइड से 19वां, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाता है? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मैंने अपनी साइड से एक क्वेश्चन दिया कि टोटल, जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थिति दी जाए तब टोटल निकालना बहुत इजी है। तब टोटल होता है m प्लस n-1। प्यारे मित्रों, m n क्या है? अगर मैं बात करूं m और n की बात करूं तो m और n दो अपोजिट साइन है, m और n दो अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है, अपोजिट साइन है। m और n दो अपोजिट साइन है। अगर मैं बात करूं m की, तो अगर आप n को लेफ्ट लेते हैं तो n 100% प्यारे मित्रों राइट हो जाएगा। m लेफ्ट तो n राइट, और m यदि अप लेते हो तो n 100% डाउन हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिएगा, और जब एक ही व्यक्ति, अब जब भी हमें टोटल बताना हो तो डायगोनल में पोजीशन लेनी है, डायगोनल में यानी इस तरीके से हमें पोजीशन लेनी है। अब देखिएगा, अगर हम टोटल यहाँ बता रहे हैं कि टोटल कितने हैं प्यारे मित्रों, तो अगर आपने m की वैल्यू 11 रखी, m 11 रखा तो प्लस 19 लेना है और -1 करना है। तो 11 और 19 जब जोड़ेंगे तो 30 -1, यानी कि उस पंक्ति में, उस कक्षा में, उस कतार में 29 लोग हैं, जिसमें ये दोनों थे, उसमें कितने लोग हैं? 29। या तो आप इससे ले लेते 15 + 15 30 -1 करते 29, तो टोटल अगर पूछता तो 29। फिलहाल पूछा था संतोष का नया स्थान क्या होगा, तो संतोष का नया स्थान 19वां है, दाएं से 19वां। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा ही बेहतर ढंग से समझ आया होगा। बढ़ते हैं प्यारे मित्रों अगले एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नेक्स्ट स्लाइड पर। बेहतरीन भाई, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। इसका जवाब क्या होगा? पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30 में, बिल्कुल सेम इसमें कुल पूछा गया है, टोटल पूछा गया। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि टोटल के लिए कैसे, देखो मनोज का स्थान राइट साइड से, मनोज का स्थान राइट साइड से जो दिया गया है वो 30वां स्थान दिया गया, और उसी में किरण का स्थान दिया गया, किरण का लेफ्ट से दिया गया 20वां। और क्वेश्चन करा जब वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें, जब अदला बदली हो जाती तो मनोज का राइट से 35वां स्थान हो जाता है। मनोज जो पहले राइट से 30 था, अब राइट से 35 हो जाता है। अगर मैंने पहला, अभी यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि कभी भी अदला बदली में बीच वाले सदस्यों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर जो मनोज जितना बढ़ेगा उतना ही किरण बढ़ेगी, तो 5 अगर मनोज बढ़ा तो 5 किरण भी बढ़ जाएगी। तो 5 जब बढ़ाएंगे तो किरण का नया स्थान हो गया लेफ्ट से 25वां। कितना हो गया? 25वां। प्यारे मित्रों, अगर टोटल पूछा जाए तो एक व्यक्ति की जब दोनों साइड से पोजीशन मालूम होती है, अभी कॉन्सेप्ट सिखाया, एक व्यक्ति की जब दोनों साइड से पोजीशन मालूम होती है तो कुल कैसे लगाते हो? कुल लगाते हो m + n-1 से, m + n-1। अगर आपने 30 लिया तो आपको 25 लेना, m की वैल्यू 30 तो n की वैल्यू 25, 25 और 30 -1, 55 से 1 गया। तो प्यारे मित्रों यहाँ पे जो जवाब हो जाता है वो 54 यानी कि 54। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप लेते हैं 35 तो आपको 20 लेना, 35 और 20 55 -1 यानी कि 54। इस तरीके से जब एक ही सदस्य की दोनों साइड से पोजीशन मालूम होती हैं तो हम लोग m + n-1 करते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इससे आसान इसका कोई भी तरीका नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन का जवाब सभी साथी करेंगे बहुत ही आसान तरीके से।
उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बड़ा ही अच्छी लगेंगी और पसंद आएंगी और आप लोग और आगे के प्रश्नों के जवाब आप लोग बड़ा आसानी से कर पाओगे। अगली स्लाइड को समझते हैं, बेहतरीन स्लाइड है, एक और स्लाइड, इसका जवाब और बताइएगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हर एक वनडे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, यहाँ से कोई भी एग्जाम होगा तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हो। ये कोडेड ब्लड रिलेशन का शानदार क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। और कोडेड ब्लड रिलेशन दो टाइप से पूछा जाता है। पहला होता है इक्वेशन देकर रिलेशन पूछना, पहला होता है इक्वेशन देकर, इक्वेशन देकर इक्वेशन दी जाएगी एंड रिलेशन पूछा जाएगा। पहला टाइप होता है इक्वेशन देकर रिलेशन पूछना और दूसरा होता है रिलेशन देकर इक्वेशन पूछना। दोनों ही बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइप हैं। इक्वेशन पूछना, यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिएगा प्यारे मित्रों, अब बात करते हैं कि यहाँ से सबसे पहले हमें दो तीन चीजें डिसाइड करनी है। एक तो जनरेशन, पहला जनरेशन, जनरेशन जो होता है वो यानी कि पीढ़ियां कितनी होती हैं, तो से 7 जनरेशन पढ़नी है। कितनी जनरेशन? 7। और दूसरा इसमें हमें जेंडर देखना हो, तो इसमें ओवरऑल 2 जेंडर पढ़ने हैं और 7 जनरेशन पढ़नी है। जेंडर हमारे 2 होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, यानी मेल और फीमेल 2 जेंडर पढ़ने हैं, मेल और फीमेल। और ये मेल के लिए फिगर सीख लो, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ना रखो। यहाँ पे ये मेल के लिए फिगर बनाएंगे और गोल फिगर बनाएंगे फीमेल के लिए। इस तरीके से फिगर के माध्यम से चीजें हम लोग अगर बनाएंगे तो फैमिली ट्री जब बनाएंगे तो फिगर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी रहने वाली है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए एच बी का अर्थ है ए बी की माता है, एंड ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। चलो इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से हम यहाँ पे पहले फिगर बनाएंगे। देखो यहाँ से के डॉलर एच का मतलब है कि के है वो एच की पत्नी है, के पत्नी है तो महिला हो जाएगी, और पति कौन है? एच। और जो कपल्स होते हैं प्यारे मित्रों, डबल लाइन रखेंगे, क्योंकि सिंगल लाइन जो होती है वो भाई बहन के लिए भी होती है, वो भी सेम जनरेशन में आते हैं। अगर कोई पति पत्नी है तो वो कपल्स में डबल लाइनिंग, और एक अगर पत्नी है तो दूसरा 100% आप मेल लेंगे कि वो पति होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एच परसेंटेज बाई, एच परसेंटेज बाई का मतलब है एच बाई का पिता है, एच बाई का पिता है तो बाई नीचे आ जाएगा। जो पिता होता है वो एक जनरेशन ऊपर होता है, +1 जनरेशन पर होता है, और पति होता है वो सेम जनरेशन 0 पर। आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा था बाई एच एम, बाई एच एम का मतलब है कि बाई एम की माँ है। बाई किसकी माँ है? एम की माँ है, तो बाई एम की माँ हो गई इस तरीके से। एंड एम एच आर का मतलब है एम आर की माँ है, एम आर की कौन है? माँ है। इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं बना लिया, यानी आर का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद एक पॉइंट याद रखना, जब भी हम फैमिली ट्री बना लें और रिलेशन बताते समय बड़ा सावधानी रखना है, जिसके पीछे से लगाओ, जिसके पीछे से लगाओ, जिसके पीछे से लगा हो वह क्या बुलाएगा? जो बुलाएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी में, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा के आर से, तो किसके पीछे से लगा? आर। आर अगर के को बुलाना चाहे तो क्या कहेगा? आर, ये देखो माँ, ये मैटरनल रिलेशन, रिलेशन 2 टाइप से होता है, एक पैटर्नल रिलेशन, एक मैटरनल रिलेशन। तो अगर हम देखें माँ की माँ यानी
कौन होगी, नानी। नानी, अब नानी और यहाँ पे जो इधर देखोगे ये, और नानी की जो माँ होती है वो परनानी कहलाती है, ऑप्शन नहीं है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए एक ऑप्शन बना लो नन ऑफ दीज का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज परनानी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कोडेड ब्लड रिलेशन का इक्वेशन देकर रिलेशन पूछा था, पहला टाइप आपको समझ आया होगा। इक्वेशन देकर रिलेशन पूछा गया था, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं था, आंसर परनानी हो जाएगा। बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप सभी बच्चे बताएंगे। इसमें क्या है, रिलेशन देकर इक्वेशन पूछी गई है। देखो, यम आर की पुत्री है, रिलेशन पहले दिया गया, कौन से इक्वेशन से निकलेगा, यम आर की पुत्री है। जिस इक्वेशन से निकलेगा यम आर की पुत्री है, वही हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। सभी छात्र इसका जवाब करेंगे, क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, यम आर की पुत्री है, यम आर की, यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं, यम आर की पुत्री है, तो यम पुत्री है तो यम आ गया नीचे ऐसे, और पुत्री है तो महिला होगी और -1 के जनरेशन पर होगी, यानी एम का जेंडर क्लियर है, यम का जेंडर है महिला और -1 की जनरेशन पर होगी। अब सुनिएगा, जब रिलेशन अग्रगामी है, प्यारे मित्रों जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे तो ये देखेंगे जो इसकी शर्त वगैरह दी गई है वो अग्रगामी है या पश्चगामी है। अग्रगामी मीन्स फर्स्ट पर्सन का जेंडर क्लियर हो, सेकेंड वाले का जेंडर क्लियर ना हो, तब होता है अग्रगामी। तो आपने का रिलेशन अग्रगामी सर, क्योंकि पी क्यू का भाई है, पी अगर भाई है क्यू का जेंडर क्लियर नहीं हुआ तो रिलेशन कैसा है, अग्रगामी। और रिलेशन अग्रगामी है तो यहाँ से यम का तो जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यम पश्चिम में दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब यहाँ चेक करते हैं, -1 जनरेशन गैप पे होना चाहिए। आपने का देखो यहाँ पे माइनस का अर्थ है बहन, बहन होता है 0, और गुणे का अर्थ है, गुणे का अर्थ भाई, भाई होता है 0, तो यहाँ पे मिला कितना 0। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है पी क्योंकि माता है, तो यहाँ पे पी क्योंकि माता है तो माता के बीच होता है +1, और माइनस का अर्थ है बहन यानी 0। और यहाँ पे देखेंगे आर पहले दिया गया, तो अगर आर पहले दिया गया है, यहाँ यम पहले होना चाहिए था, आर पहले दिया जाए, जब उसका पर्सन चेंज हो तो साइन बदल दो, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, यानी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यम प्लस आर प्लस एम माइनस टी। देखना इसी पर अगर आप लोग रखेंगे इस टाइप से, जनरेशन से कर लेंगे, जेंडर से कर लेंगे, जिसका जेंडर क्लियर ना हो उन्हें हमें ऑप्शन से हटाना है। इस तरीके से डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगर इसका फिगर भी बनाना चाहते तो आर प्लस एम, आर प्लस एम का मतलब है आर यम की बहन है, आर किसकी बहन है, यम की बहन है, आर यम की बहन है। आगे देखो यम माइनस टी, यम माइनस टी का मतलब है यम, यम माइनस टी का अर्थ है, सॉरी यहाँ पे आर का जो अर्थ, आर प्लस एम का अर्थ है, आर प्लस एम का है मतलब आर जो है यम की माँ है, क्या है, आर यम की माँ है, माँ होती है एक जनरेशन ऊपर ऐसे। ठीक है, आगे यम माइनस टी का मतलब है यम टी की बहन है, यम किसकी बहन है, टी की बहन है। ठीक है, यम टी की बहन है, अगर ऐसा बनेगा तो यम आर की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये आपको बड़ा ही बेहतर ढंग से समझ आया होगा। चलो भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन और, इसका जवाब और बताइएगा, किस वाले ऑप्शन से ये निकल रहा, के डब्ल्यू का मामा है, के मामा है डब्ल्यू का, के मामा है डब्ल्यू का, और मामा होगा तो +1 जनरेशन गैप पर होगा, +1 जनरेशन गैप पर होगा। अब प्यारे मित्रों, गुणे का अर्थ है पी क्यू का भाई है, भाई होता है जनरेशन गैप 0, माइनस पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, बहन होती जनरेशन गैप 0, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, माँ होती है +1 के जनरेशन पर, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी +1 जनरेशन पर।
अब प्यारे मित्रों यहाँ पे देखें, अगर कह रहा था के माइनस, अब के का जेंडर होना चाहिए जेंडर होना चाहिए मेल, के माइनस जे, के माइनस जे का मतलब है ये बहन हो जाएगी, तो ये तो महिला हो जाएगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत। के गुणे जे, के गुणे जे का अर्थ है यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे के गुणे जे। अच्छा, इसमें हमें एक बात और समझना है कि जनरेशन आना चाहिए प्लस। अब के गुणे जे का अर्थ है के गुणे जे, अगर देखेंगे के गुणे जे का अर्थ है के जो है वो जे का भाई है, तो के भाई है किसका, जे का, के भाई है जे का, यानी भाई है तो मेल होगा। और यहाँ देखो जे भाग डब्लू, जे भाग डब्लू का मतलब है जे डब्लू का पिता है, जे किसका पिता है, डब्लू का पिता है, जे डब्लू का पिता है। अगर ऐसा बनाते हैं जे डब्लू का पिता है तो के डब्लू का क्या हो जाएगा, चाचा, इसलिए हमें चाहिए क्या, मामा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो के गुणे जे, के गुणे जे का मतलब है यहाँ पे गुणे वाली कंडीशन देखना है कि के गुणे जे, के गुणे जे में के है वो जे का भाई है, के जे का भाई है, इस तरीके से बना लिया। आगे देखो जे प्लस डब्लू, जे प्लस डब्लू का मतलब है जे डब्लू की माँ है, जे डब्लू की माँ है, यही वाला आंसर हो जाएगा। अगर माँ है तो यहाँ से के डब्लू का कौन हो जाएगा, माँ का जो भाई होता है वो मामा होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आई होगी। ये रिलेशन हो गया जब आपका इक्वेशन दी जाएगी और रिलेशन पूछा जाएगा, और दूसरा होगा रिलेशन देकर हमने क्या पूछ ली, इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, सी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, यानी इक्वेशन मिली के गुणे जे प्लस डब्लू। इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको सबसे पहले करना है जनरेशन गैप से, जनरेशन गैप के बाद आपको इनका जेंडर से जेंडर सेलेक्ट करना है कि जेंडर जो अगर क्वेश्चन में मेल जेंडर है तो यहाँ भी मेल ही आना चाहिए, क्वेश्चन में फीमेल है तो यहाँ भी फीमेल ही आना चाहिए। ठीक है, और आज की क्लास को, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। बहुत ही जल्द इसका हम सेकेंड पार्ट कराएंगे, और सेकेंड पार्ट जो होगा बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आगे की नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। सभी लोग पढ़ते रहिएगा और कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, आदाब, जय हिंद।